वालेकुम। आज हम अभी करने वाले हैं क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये चैप्टर एक सीरीज़ में स्टार्ट करवाए होते हैं लेविंसन से, तो मुझे अब अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और अभी इससे स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो से, तो मुझे थोड़ा सा एक 30 सेकेंड का बस रिकैप देने दें, फिर वापस इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम है क्या, ये ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं जो मैं इस चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लेविंसन का चैप्टर नंबर 17 है ये। और ग्राम पॉजिटिव रोड्स जो है ना, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर मेरे पास फर्दर आगे 5 स्पीशीज़ हैं जो इस चैप्टर में पढ़नी है। एक है बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, डिफ्थैरी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, गार्डिनेला विजाइनैलिस। सही। अब जो इसमें से ये कॉर्निबैक्टीरियम है, लिस्टेरिया, गार्डिनेला, ये इनकी एक एक ही बैक्टीरिया है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम है इसके अंदर फर्दर 4 आते हैं और सबसे आसान मज़ेदार बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम है। और जो बेसिलस है इसके अंदर 2 आती हैं स्पीशीज़। सही। अब देखें इसके अंदर और क्या चीज़ आपको मुझे बतानी चाहिए, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड नॉलेज करने के लिए, कि यहाँ से ना इसको हमने इस तरह से क्लासीफाई किया है कि जो स्पोर फॉर्मिंग है वो बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है, उसका पहले जिक्र कर दिया, और जो बाकी के नीचे वाले 3 है ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, इसको अलहदा से जिक्र किया। और एक चीज़, क्लोस्ट्रीडियम जो है ना ये एनारोब है, बाकी जितने भी आएंगे सारे के सारे एरोबिक हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम के आगे जितने भी पढ़ाऊंगी वो एनारोब होंगे। क्लोस्ट्रीडियम की 4 स्पीशीज़ हैं। थोड़ा सा रिव्यू देने दें। पहले हमने टेटनाई पर है जो टेटनस करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जिसको मैंने कहा था कि बोतल से याद रखना है कि ये बोतल वाला काम करता है। ठीक है, और जो है फिर आगे देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं परफरिंजन से। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजस, परफरिंजन का मतलब होता है सुराख। क्या मतलब होता है, मतलब ऐसी चीज़ों को याद रखने के लिए भी ना कुछ चीज़ों का लिंक बनाते होते हैं चीज़ों से। परफरिंजन, पोर करना, सुराख करना। अब ये वाला जो बैक्टीरिया ना, जो टेटनाई था वो उसने टेटनस किया था, जो बोट्यूलिनम था उसने बोट्यूलिज्म किया था। अब परफरिंजेंस क्या करता है, इसकी क्या खासियत है। परफरिंजेंस जो है ना, ये एक इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक पर्सन की इससे डेथ हुई थी। हुआ ये कि एक जगह पे कहीं धमाका या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसको इंजरी आ गई। जब वो इंजरी आई ना, तो उसके मसल में या वाउंड मतलब एक ज़ख़म बन गया। ज़ख़म बन गया, उसके साथ उससे ना जिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया वो था क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस। तो जब इसने इन्फेक्ट कर लिया ना, तो इसके इन्फेक्शन करने के बाद ना, मतलब इस बैक्टीरिया के बाद फिर मतलब अल्टीमेट जो है ना, अगर गैस गैंग्रीन हो जाए तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को, अक्सर डेथ हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये देखें, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस जो है ना, ये इस तरह का दिखता है। अब ये देखो, ये गैस गैंग्रीन की हुई है, तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से गैस और ये सारा फुट ब्लैक कर दिया है। और अब जो है ना, इसका हल क्या होता है, इसका हल जो है वो आमतौर पे कोई भी हल इसका नहीं निकलता होता, मतलब दुआ की जा सकती है। बाकी जो है जो ट्रीटमेंट है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाता है टिशू का, और देखें आप किस तरह से जो है ये इसका टिशू ख़राब हो रहा है। तो परफरिंजेंस की एक स्पेसिफिक जो है ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो आपको पता चल जाएगी। गैस गैंग्रीन बोला हो और साथ में ना ये फूड पॉइजनिंग भी करता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा भाई क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस है, वही वाला जो ग्राम पॉजिटिव था। ठीक है, और जो स्पोर फॉर्मिंग था, जो एनारोब था। ठीक है, तो ये एनारोब है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर ग्रो करता है। सही। अब मैंने आपको इसकी डिटेल सारी बता दी है ऑलमोस्ट। अब हम आगे आते हैं। ये गैस गैंग्रीन करता है जिसका मतलब फ्लैश ईटिंग है। मायोनेक्रोसिस का मतलब होता है मसल नेक्रोसिस होता है कि डाई करना, मायो मतलब मसल का, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। ठीक है, ये भी वही इसमें आ जाता है कि टिश्यू नेक्रोसिस करता है। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है ये। ठीक है, और बहुत कम बैक्टीरिया जो फ्लैश ईटिंग है। ठीक है, तो इसलिए बहुत टिपिकल डायग्नोसिस होता है गैस गैंग्रीन का क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस से। जैसे स्ट्रेप पायोजीन, और ये जो है वो थोड़ा उसमें भी हमने देखा था फ्लैश ईटिंग वाला। वो सिर्फ लेविंसन पीछे वाला आगे यहाँ पे लिख देती होती है कंपैरिजन के लिए, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम सोल्डेली जो है ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है पोस्टपार्टम या पोस्ट एबॉर्शन वुमेन में, तो ये एज अ MCQ आ सकता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिट जो है ना, ये होता है कि यह नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का और वेजाइना का। ठीक है, अब जो गैस गैंग्रीन है ना, ये तब होती है, जो गैस गैंग्रीन का हमने पढ़ा है, अगर कोई वार वाउंड हो। जैसे वार का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस पर्सन का जिसका मैंने जिक्र किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस का इन्फेक्शन हो गया वाउंड में, और फिर उसकी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इस गैस गैंग्रीन टाइप आती है।
या जो है ना वो कोई एक्सीडेंट हुआ हो उसमें कोई हुए, या जैसे कोई सेप्टिक अबॉर्शन है, ठीक है, एबॉर्शन है और एंडोमेट्राइटिस था उससे, तो उस वजह से तो मसल का सारा आगे नेक्रोसिस हो जाएगा। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस ये है कि इसमें अल्फा टॉक्सिन जो है ना वो होता है। अल्फा टॉक्सिन का दूसरा नाम है लेसिथिनेज, ठीक है। ये क्या करता है? ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है, और ये आरबीसी की हीमोलाइसिस भी करता है, ठीक है। हमारे आरबीसी को तोड़ेगा। जब आरबीसी को तोड़ेगा तो आरबीसी के टूटने से अंदर क्या होता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन होता है, वो टूटेगा, आयरन होता है। तो जब ज़्यादा सारा जो है वो हीमोग्लोबिन टूट के बिलीरुबिन बनेगा, अगर आपका पिछला नॉलेज आपको रिवाइज है, तो जॉन्डाइस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको हीमोलाइसिस मिलती है, जॉन्डाइस भी मिलता है, ठीक है। और साथ में स्वेलिंग जो है ना विजाइना की अंदर बहुत ही फाउल स्मेल आती है, क्योंकि हमने ये भी देखा ना कि ये इसका नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कोलोन और विजाइना था। अच्छा, लैब डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है? इनकी कोई खास लैब डायग्नोसिस ऐसा दी नहीं हुई, लेकिन आपको ये पता है कि ग्राम पॉजिटिव रॉड है, तो आप इसको अगर माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो पता चलेगा। इसके अलावा कि ये एनारोब है, तो अगर आप ऑक्सीजन को ख़त्म करोगे तो इसकी ग्रोथ होनी है, सही, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फर्मेंटेशन वाला उन्होंने थोड़ा सा लिखा है, और साथ में जो है वो डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस करता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो है वो आप पेनिसिलिन जी या क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मा वाले बहुत अच्छे से पूछते हैं। फॉर पैथो या माइक्रो आपके इसकी पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया किस तरह से, कौन से टॉक्सिन से डिजीज़ करा है, जो कि यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लैब डायग्नोसिस कैसे करनी है। अब देखो आगे आ जाए, दूसरी चीज़ क्या थी? क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियस फूड पॉइजनिंग करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ना इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 से 16 आवर, ठीक है। तो ये सिर्फ वाटरी डायरिया करेगा, क्रैम्प होंगे और थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होगी, ठीक है। ये रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हम अगला जो है, अब इसमें देख लें हम ज़रा थोड़ा सा स्केची में देख लेते हैं कौन सी चीज़ याद रखने के काबिल है। हर चीज़ याद रखने के काबिल नहीं होती इनकी। तो ये यहाँ पर इन्होंने अल्फ़ा का साइन बना हुआ है। मैंने अभी आपको बताया क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियस जो है उसके अंदर टॉक्सिन कौन सा था? अल्फ़ा टॉक्सिन लेसिथिनेज, ठीक है। दूसरी चीज़, ये स्लो ऑनसेट होता है इसका, तो इधर ये इस बोर्ड पे स्लो लिखा हुआ है। ये जो टमाटर है ये मतलब नीचे गिर गया ना, ये आरबीसी की हीमोलिसिस शो कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जॉन्डाइस हो जाता है। ये जो यहाँ पे नट्स हैं ये स्पोर को बता रहे हैं कि स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। अब ये देखें ये गैस यहाँ से उड़ रही है, तो ये जो गैस है ना ये गैस गैंग्रीन का शो कर रहा है कि इसमें गैस गैंग्रीन होगा। पेनिसिलिन का मैंने आपको बताया था कि पेनिसिलिन जो है ना वो ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो इस बंदी ने पेंसिल पकड़ी हुई है। और ये डबल फाइन जोन इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस, जो मैंने अभी लैब डायग्नोसिस में आपको बताया। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ना यहाँ से इस पिक से याद रहने में थोड़ी आसानी हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, इसके बारे में क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है ना ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन करता है। ये दूसरी स्पीशी, चौथी स्पीशी की तरफ आ गए हम। तो अब इसका क्या मतलब कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन करता है? भाई क्या मतलब होता है? कम्युनिटी एक्वायर्ड है कि नोज़ोकोमियल है? पहली बात, नोज़ोकोमियल बोलूँ या हॉस्पिटल एक्वायर्ड बोलूँ एक ही बात है। अगली बात, कम्युनिटी एक्वायर्ड एक डिफरेंट चीज़ है। तो हम कोई डिज़ीज़ पढ़ते हैं उसके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड भी लिखा होता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड लिखा होता है कभी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल जहाँ पे आप इलाज करवाने जाते हैं अपना, वो खुद एक बीमारी का घर होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में तो हर पेशेंट आएगा, हर कोई इन्फेक्शन लेके आएगा। हॉस्पिटल के इवन जो एसी हैं हॉस्पिटल का, इवन वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टीबी का पेशेंट आया है, वो अगर जो है वो खांसता है, उसका कोई सलाइवा कहीं गिर गया है, ठीक है। बहुत सी डिजीज़ हैं जो सलाइवा के थ्रू भी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, नीडल्स जो हैं वो पिक कर ली हैं, या कुछ नहीं तो आपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई एंटीबायोटिक दी, ठीक है। अब वो एंटीबायोटिक जो है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट में कोई चीज़ हो गई, सो ये सारी चीज़ें होती है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ना ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है ना वो जीआईटी प्रॉब्लम करते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी, ठीक है। ये नॉर्मली आपके कॉलोन में जो है ना वो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, सुकून से रह रहा है, लेकिन कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा। अब ये हुआ कि जब आपने जो है वो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी, तो आपने ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी ना नॉर्मल फ्लोरा को भी ख़राब करेगी। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे कोई चिड़िया है किसी दरख्त पे बैठी है, आपने उसको मारना है और आप उसके लिए एक तोप का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है।
उसको तो आप गन से भी मार सकते थे, उसके लिए आप तीर का भी इस्तेमाल कर सकते थे ना, तोप की ज़रूरत नहीं थी मारने के लिए। तो इसी तरह एक छोटा सा बैक्टीरिया, छोटा सा इन्फेक्शन हुआ और आपने उसके लिए बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दिया। इसका नुकसान क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, आप रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। आप उसके लिए कोई मतलब कि इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देने की ज़रूरत नहीं थी आपको एंटीबायोटिक। तो ये चीज़ होती हैं जो अगर आप ठीक से नहीं करते या एक जो है कंट्रोल नहीं करते तो उनसे इन्फेक्शंस या इन चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल ये फार्मा की बात थी। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में भी ऐसी कहानी ही होती है और फिर इससे जो डिजीज़ के ये बैक्टीरिया जो है ना इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। जब इर्द गिर्द वाले दूसरे मर जाते हैं ना बैक्टीरिया, तो फिर ये जो है ना न्यूट्रिएंट्स जो है इसको ज़ाहिर है ज़्यादा मिलेंगे तो ये ग्रो कर जाएगा और जो डिजीज़ कोज करेगा उसका नाम होगा सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब ट्रांसमिशन जो है वो इसकी कैसे होती है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, मैंने आपको बता दिया। फीकल ओरल रूट जो है ना वो इसका होता है, ठीक है। कि होता ही है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं, अब जैसे विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता स्टूल का, ठीक है। तो वो उस केस में ऐसा हो सकता है और फिर वही वाली गंदी मिट्टी आपने खा ली या लाइक ये फीकल ओरल रूट जो है ना वो इसका ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस जो है, पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है ना वो है, इसमें एक्सोटोक्सिन होते हैं ए और बी। जो दोनों एक्सोटोक्सिन है ना ए और बी, ये ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज है, यानी कि ये वो एंजाइम है, ये ऐड करते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोसाइल यानी ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करता है ये एंजाइम जी प्रोटीन पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ना आपको पता है जो सेल होता है ना वो सेल की एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो शेप कैसी होती है, वो सेल अंदर को पिचक क्यों नहीं जाता, ये अपनी प्रॉपर शेप में क्यों रहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि आरबीसी बाइकॉनकेव है, फलां जो हेपेटोसाइट है उसकी ये वाली शेप है, हेपेटोसाइट की बड़ी पिक्यूलियर शेप होती है, ठीक है। तो अब हर एक की शेप डिफरेंट है, तो क्यों, क्योंकि उसका ना सेल का एक साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब उसके अंदर वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसको मेंटेन किया होता है। अब इस डिजीज़ में क्या होता है कि ये अफेक्ट जो एक्सोटोक्सिन है ना इसके ए और बी, ये डीपोलराइजेशन कर देते हैं एक्टिन की, ठीक है। जो साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क है ना, जो इंटेग्रिटी थी सेल की वो मेंटेन ही रह पाएगी। और जब ये होता है ना तो फिर सेल की अपोप्टोसिस हो जाती है, सेल डाई कर जाता है। और ये कौन से सेल की मैं बात कर रही हूँ, एंटीरोसाइट। एंटीरोसाइट का मतलब इंटेस्टाइन वाले सेल, वहाँ पे ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक्टिव हो गया और वो एंटीरोसाइट को ख़राब कर रहा है और जो डिजीज़ को उसका उसका नाम क्या है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अच्छा, अब कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो ये करेंगी, क्लिंडामाइसिन है या बहुत बड़ा जो तोप का गोला है वो 3rd जनरेशन फेलोस्पोरिन है। आपको इतनी सुपर एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने एक छोटा सा फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मसला बना और आपने बहुत ज़्यादा आपने कल्चर भी नहीं किया, कुछ और भी नहीं किया, मतलब ब्लड कल्चर ही भेज दो कि चलो एम्पिरिक थेरेपी आपने स्टार्ट कर है तो ब्लड कल्चर भेज दो, ब्लड कल्चर में जो डायग्नोसिस आएगा उसके अकॉर्डिंगली कोई मेडिसिन यूज़ कर दो। लेकिन नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो नॉर्मली जो है कोई भी एंटीबायोटिक उठा के दे देते हैं। तो इन केसेस में ना ये चीज़ें इस तरह की मतलब हो रही होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि क्लिनिकल फाइंडिंग सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है और इसमें ना येलो वाइट प्लैक जो है ना वो दिखते हैं। आप ये देख सकते हो, ये इंटेस्टाइन के अंदर से उन्होंने तस्वीर लेके दिखाया है, तो ये देखो ये येलो वाइट से प्लैक जो है ना वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है कि डायरिया जो है ना, अब ये देखो ये जीआईटी की डिजीज़ है ना, तो डायरिया जो है वो होगा, सवाल क्या है, ये नॉन ब्लडी डायरिया होगा, न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो स्टूल में आएंगे, ठीक है, फीवर भी होगा और एब्डोमेन में पेन भी होगी, ठीक है। और हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करके, जैसे यहाँ पे की हुई है, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी यानी सिग्मोइड कोलोन को व्यू करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं, उसके थ्रू जो है अंदर जाकर उसमें कैमरा लगा होता है आगे और उसमें जो है ना वो अंदर जाके पिक्स लेकर तो देख लेते हैं, मशीन में देख नज़र आ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। टॉक्सिक मेगा, इसमें ये होता है कि अगर ये वाला चीज़ भी है तो मेगा कोलोन जो है वो भी टॉक्सिक हो जाता है। अगर ऐसी चीज़ हो ना कि कोलोन जो है वो लार्ज कर जाए कि स्टूल नहीं गुजर रहा, तो कोलोन ज़ाहिर है बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर उसमें हमें रिसेक्शन भी करनी पड़ती है, यानी कि उसे सर्जिकली रिसेक्ट करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इसमें जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है इसके हाइपर विरुलेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो डिजीज़ जो है जो करते हैं। और इसमें ना ड्रग ऑफ चॉइस ना 2 आती हैं, एक है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ये लिखा है कि रिस्पॉन्ड लेस टू मेट्रोनिडाजोल देन प्रीवियस स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है ना ओरल वेनकोमाइसिन वो भी दी जाती है इसके लिए। लैब डायग्नोसिस आपने करना है, कैसे करोगे, सबसे पहली चीज़ स्टूल स्पेसिमन लो,
ठीक है। उसके स्टूल में देखो आपको मिलता है मतलब कि जो साइंस बैक्टीरिया जो है वो दिखता है कि नहीं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसके एक्सोटॉक्सिन जो है ना उसको देखो, इसका एक्सोटॉक्सिन कौन सा था, ए और बी था ना, उसको एलाइजा से जो है ना टेस्ट कर लो। तीसरी चीज़ क्या है कि जीन को डिटेक्ट करो, वो जीन जो एक्सोटॉक्सिन जो है ना जो बनाती है ना उस जीन को डिटेक्ट करो। उसके लिए आपको पीसीआर डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो इस तरह से या तो स्टूल देख लो या उसके टॉक्सिन को देख लो या उसकी जीन जो है जो टॉक्सिन बना रही है वो देख लो। ट्रीटमेंट जो है उसमें ओरल वैनकोमाइसिन दी जाती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, या मेट्रोनिडाजोल ये भी यूज़ की जाती है इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम ना प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ये ना चांसेस होते हैं कि दोबारा हो सकता है, तो रिलैप्स होने से बचाने के लिए अगर एक बार हुआ है तो हम फिडेक्सोमाइसिन जो है ना वो दे सकते हैं। सो डैट वाज ऑल। और मैं इसको ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्केची में कौन सी चीज़ है जो याद रखने के काबिल है, ठीक है। अब ये देखें कि ये वाली जो पिक है ना इसमें यहाँ पे देखें कि ये एक वैन बनाई हुई है और उसमें से ज़ुबान बाहर निकाली हुई है, तो ओरल वैनकोमाइसिन जो है वो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का इलाज है। और ये देखो ये जो चॉकलेट है ना ये उन्होंने कहा है कि डायरिया है, तो ये वाटरी डायरिया कॉज करती है, ठीक है। और जो है ये पीछे से जो मेट्रो ट्रेन गुजर रही है तो मेट्रोनिडाजोल भी दी जा सकती है, ठीक है। और इसमें टॉक्सिन ए और बी दो टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब आ जाती हैं फॉर इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी।